नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है बाबा हिस्ट्री वाले के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम पढ़ रहे हैं जनजाति विशेष श्रृंखलाएं और इसी विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे पनिका जनजाति। साथियों, पनिका जनजाति के बारे में बात करने से पहले हम एक छोटी सी टैगलाइन बोलते हैं कि वक्त से लड़कर जो अपनी तकदीर बदल दे, वक्त से लड़कर जो अपनी तकदीर बदल दे, अरे इंसान तो वो होता है जो अपनी हाथ की लकीर बदल दे। इसी टैगलाइन के साथ मैं हिस्ट्री वाला आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम मध्य प्रदेश जनजाति विशेष श्रृंखला में बात करेंगे पनिका जनजाति। साथियों, पनिका जनजाति है क्या और पनिका जनजाति का क्या विशेष महत्वपूर्ण योगदान रहा है मध्य प्रदेश में, और पनिका जनजाति कौन से विशेष क्षेत्र में निवास करती है तथा पनिका जनजाति की क्या पहचान है, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और हमारी एमपी जीके यानी मध्य प्रदेश से संबंधित जो परीक्षाएं होती है, मध्य प्रदेश की जो परीक्षाएं होती है, उन परीक्षाओं में यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनते हैं, ये सभी के बारे में हम सविस्तार से चर्चा करेंगे। आइए तो देखते हैं पनिका जनजाति। पनिका जनजाति क्या है और क्या विशेष योगदान है मध्य प्रदेश के जीके में। पनिका जनजाति द्रविड़ प्रजाति की एक जनजाति यानी कि द्रविड़ समुदाय की एक जनजाति है जो कबीरपंथी जनजाति मानी जाती है, यानी कि अपने आराध्य कबीर को मानती है तथा कबीर पंथ के अनुसार ये चलती है, इसलिए इसे कबीरपंथी या बुनकर जनजाति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये कबीरदास जी को मानते हैं और कबीरदास जी को मानते हैं तथा ये बुनकर प्रजाति की जनजाति है, यानी कबीरदास जी का व्यवसाय क्या था आपने देखा होगा। कबीरदास एक बुनकर थे। क्या थे? एक बुनकर थे, कपड़े बुनने का काम करते थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? एक बुनकर जनजाति कहा जाता है। आगे बात समझिए। दूसरा, कबीरदास जी का महत्वपूर्ण योगदान दोहा लिखने में तथा कबीरदास जी ने ऐसी महत्वपूर्ण रचनाएं की है जिनके अनुसार हम देखेंगे, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? बुनकर तथा एक कबीरपंथी। इनका मानना यह है कि ये भगवान देवी देवताओं पर विश्वास नहीं करते, लेकिन निर्गुण निराकार उस परमपिता परमेश्वर को ये मानते हैं। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण भजन भी आपने सुने होंगे कबीरदास जी से संबंधित। कबीर जैसे कि कुछ दोहे भी इनके महत्वपूर्ण है कि बुरा देखन जो मैं चला, मुझसे बुरा न कोई, जो मन झाका आप रहा तो मुझसे बुरा न कोई। ऐसा कुछ दोहा है जो आपने सुना ही होगा, और मेरे को तो बोलते भी नहीं आ रहा है क्या है, पर ऐसा कुछ दोहा है उनके बारे में। और एक ये भी था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आप रो गोविंद दियो बताए। कि गुरु और गोविंद दोनों मेरे सामने खड़े हैं, लेकिन मैं कंफ्यूज हूं कि मैं किसके पैर सबसे पहले छूऊं। तो जब गुरु से पूछते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, हे बलहारी गुरु आप रो गोविंद दियो बताए। कि गुरु और गोविंद जब दोनों सामने खड़े हैं, यानी गुरु यानी कि अपना जो गुरु होता है और गोविंद यानी भगवान, दोनों अपने सामने खड़े होते हैं, लेकिन वो जो जिसने उस भगवान को, ईश्वर को बुलाया, वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार मैं किसको बुलाऊं, कि गुरु ने मुझे भगवान तक जाने का मार्ग बताया है और गुरु भी वहीं खड़े और गोविंद भी वहीं खड़े, तो वो समझ नहीं आता है कि मैं किसके सबसे पहले पैर छूऊं। तो अब वो यही पूछते हैं कि गुरु गोविंद तो खड़े काके लाकू पाए, बलहारी गुरु आप रो गोविंद दियो बताए। तो गुरु से पूछते हैं, हे गुरुदेव आप ही मुझे बताओ अब मैं किसके पैर सबसे पहले छूऊं। तो वो क्या करते हैं? गोविंद यानी कि भगवान के पैर चूमने की बात कर देते हैं कि आप इनके पैर सबसे पहले चूमो। तो ये ऐसी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां उन्होंने लिखी है। दूसरी चीज, ये निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं तथा देवी देवताओं की उपासना नहीं करते। निर्गुण ब्रह्म का मतलब ये होता है कि ये उस परमात्मा को मानते हैं, ये ना कि ये ऐसे देवी देवता को मानते हैं। ऐसा उनका मानना है नहीं कि ये देवता होता वो देवता होता, नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक परमेश्वर परमपिता है, उसी में वो अपनी आस्था रखते हैं तथा उसका कोई स्वरूप नहीं है। एक पॉजिटिव एक एनर्जी है, सकारात्मक ऊर्जा को ये मानते हैं कि एक ऐसी एनर्जी है या ऐसी शक्ति है जो इस संसार को चला रही है और उसके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। यही बात श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं कण कण में निवास करता हूँ, जहां मुझे देखोगे तुम वहां मुझे पाओगे। मेरी इच्छा के विरुद्ध इस संसार का पत्ता भी नहीं, यानी कि तिनका भी नहीं हिल सकता है।
उसी परमात्मा, उसी परब्रह्म को ये मानती है। कौन सी जनजाति? पनिका जनजाति। अब पनिका जनजाति का मध्य प्रदेश में कहां पर क्षेत्र है, ये मध्य प्रदेश में कौन से क्षेत्र में निवास करती है? तो आइए हम मध्य प्रदेश के नक्शे को देखने की कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश के नक्शे में कहां पर ये जनजाति पाई जाती है। सुन रहे हो कि नहीं भाया? सुनो, देखो, यह है मध्य प्रदेश का नक्शा। किसका है ये नक्शा? मध्य प्रदेश का। अब मध्य प्रदेश के नक्शे में ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, तो ये कौन सा क्षेत्र है? ये पूर्व, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? या ऐसा मान लो उत्तर दक्षिण, तो इधर नीचे ज्यादा जा रही चीजें, तो यहां से ऐसे मान सकते हैं कि दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? दक्षिण पूर्वी, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पनिका जनजाति निवास करती। इसमें मुख्य तौर पर विशेषकर 2-3 जिले आते हैं, जिसमें शहडोल जिला हो गया यहाँ, जिसके बाद में उमरिया जिला हो गया, जिसके बाद में अनूपपुर जिला हो गई। ये 3-4 जिले ऐसे हैं जहां पर विशेषकर पनिका जनजाति पाई जाती। कौन सी जनजाति पाई जाती? पनिका जनजाति पाई जाती। दूसरी चीज है, अब ये अपनी एक साधारण सी जानकारी को, दूसरी इन जनजाति में विवाह की परंपरा होती है कि क्या क्या महत्वपूर्ण विवाह होते हैं इस जनजाति में। एक तो इसमें पुनर्विवाह होता। सर, पुनर्विवाह का मतलब क्या होता? पुनर्विवाह का मतलब ऐसा होता है कि अगर एक जगह विवाह हो गया और वहां से टूट गया विवाह, या किसी भी कारणवश वहां से विवाह बिगड़ गया, मतलब विवाह संपन्न ही नहीं हुआ, या एक बार विवाह हो चुका है लेकिन उसकी इच्छा क्या है, दोनों के तालमेल नहीं बैठ पाती है, तो ये तलाक दे देते हैं। तलाक मतलब ये डिवोर्स दे देते हैं, और डिवोर्स देने के बाद में क्या करते हैं, ये दूसरी जगह अपना विवाह कर लेते हैं। यानी कि इनमें पुनर्विवाह की परंपरा भी है। यानी कि अगर एक जगह, ऐसा मानो बड़े बूढ़ों ने क्या किया, बचपन में विवाह तय कर दिया, यानी कि किसी बालिका को देखकर शादी तय कर दी। अब शादी तय करने के बाद में बालिका चली गई है आईएएस की तैयारी करने। क्या, कहाँ चली गई? आईएएस की तैयारी करने। और पिताजी बड़े सख्त उस बालिका के, और उनने बचपन में अपने दोस्त के लड़के से उनकी शादी तय कर दी। शादी तय कर दी तो दोस्त का लड़का बड़ा बदमाश निकल गया, एक नंबर का लफ्फर निकल गया। अब लफ्फर निकल गया तो इनकी लड़का दिखने में बढ़िया था, अब उनको उसके व्यवहार से वो वाकिफ नहीं थी, उसके संस्कारों से वाकिफ नहीं थी। अब ये मैडम बन के आ गई आईएएस। क्या बन के आ गई? आईएएस बन के आ गई। अब इन दोनों को करवा दिया विवाह, लेकिन कुछ समय तक ऐसे चलता रहा और उसकी हरकतें जब मैडम के सामने आई तो मैडम ने बोले चल हट। क्या बोलते हैं? चल हट। और उसको कर दिया उसका पत्ता साफ। अब मैडम वैसे तो बैठेगी नहीं, अब बैठेगी नहीं तो कहीं करेगी, दूसरों मांडो करेंगे, तो वो भी कहीं बोले पुनर्विवाह बोले, यानी कि दोबारा शादी करना। सिंपल शब्दों में ये जाता। लमसेना विवाह। लमसेना विवाह का ये, लमसेना विवाह ऐसा विवाह होता है कि मान ली जाए किसी व्यक्ति को कोई बालिका पसंद आ गई, क्या किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आ गई। अब लड़के को लड़की तो पसंद आ गई, उससे करना है शादी। शादी तो कर रहा है, लेकिन अब कैसे करें? उसके सामने एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि अब कैसे करें। तो क्या करें, इसके बाप का दिल जीत लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इसके पिताश्री का दिल जीत लेते हैं, मतलब ससुर जी का दिल जीत लेते हैं, और ताकि प्रसन्न होकर कोई वरदान दे दे, और वरदान में अपन क्या मांग लेंगे कि बेटी मांग लेंगे। तो ये लड़का जाता है उस लड़की के पिता के वहां पर, और वहां पर क्या करता है, वो उसके वहां सेवा करता है। यानी कि क्या करते हैं, उसके कामों में हाथ बटाता है। वो रोटी बनाती है तो वो साथ में रोटी भी बना लेता होगा, शायद वो जानवरों के लिए चारा काट लाता होगा, नहलाता होगा, जानवरों का दूध धोता होगा। ये ऐसे, यानी कि घर के सारे कार्य कौन करता है? वो लड़का करता है। अब लगातार 1-2 महीने या 2-3 महीने या 1 साल भर वो काम करता है। इतने में लड़के के पिता उससे, लड़की के पिता उससे क्या होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न होने के बाद में बोलते हैं बोल वत्स क्या वरदान चाहिए तुझे। तो वो बोलता है हे परम पिता परमात्मा, हे महाराज ससुर जी, हमें आपकी बालिका चाहिए। और वो खुश होकर क्या करता है, उसकी बालिका का हाथ उस बालक उस बच्चे के हाथ में दे देता है। उसे ही बोलते हैं लमसेना विवाह। और जो ये कार्य करता है उस व्यक्ति को बोला जाता है लामा नाई। क्या बोला जाता है? लामा नाई। घुसपैठिया विवाह। तीसरा विवाह होता है घुसपैठिया विवाह। अब ये क्या होता है? ये ऐसा विवाह होता है जिसमें क्या होता है, बालिका बालक के घर घुस जाती है। क्या होती है? बालिका बालक के घर घुस जाती है, लेकिन दोनों की रजामंदी होती है, और रजामंदी होने के बाद में उसके घर लड़के के परिवार वाले उनकी शादी करवा देते हैं। इसी प्रकार ये संपन्न होता है कौन सा
घुसपैठिया विवाह। तो एक बार बोलिएगा श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा है देवर भाभी विवाह। अब यो कई सिस्टम है, इसमें 2 प्रकार की कंडीशन बने हैं। पहली कंडीशन तो आप सब जानते हो पहली कंडीशन तो ये बनती है कि अगर मान ली जाए 2 भाई है, ऐसा माने कि काका बाबा इनके, सगे भाई तो नहीं मानेंगे, सगे भाई की कंडीशन भी मैं बताऊंगा। काके बाबा में है, अब ऐसा हुआ कि एक भाई की लग रही है नौकरी और वो छोड़ गया अपनी बीवी को, कहाँ, घर पे छोड़ गया। देखो भाई साहब, सीरियस ज्यादा दिमाग को मत लेना, मैं थोड़ी कंडीशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये उदाहरण है ना, ज्यादा सीरियस मत लेना, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें होती है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो भाई गया नौकरी करने, है ना, उसकी बीवी को छोड़ गया घर। अब वो आए नहीं रहा साल 6 महीने तक। इतने में उसके काका के लड़के ने क्या किया, उसकी पत्नी को कर लिया अपने अंडर में। अब भैया वो धीरे धीरे देवर को पसंद करने लगी और उसने बोल दिया कि नहीं, आप तो लंबे समय तक वहां रहते हैं, मुझे तो चाहिए तलाक, यानी कि डिवोर्स चाहिए। और डिवोर्स हो जाने के बाद में क्या करता है वो देवर भाभी का, फिर क्या करते हैं, वो बोलती है तो फिर तू किससे विवाह करेगी, तो बोल देती है वो आपका चाचा का लड़का है ना, वो गोलू, मुझे बड़ा पसंद है, बस उससे ही कर लूंगी। तो इस प्रकार ये क्या होता है, देवर भाभी विवाह संपन्न होता। पर अब बताता हूं मैं रियल भाइयों में ऐसा होता है, मान ली जाए 2 भाई है, दोनों की शादी हो गई, नहीं एक की, बड़े की शादी हुई, छोटे की नहीं हुई। तो कभी क्या होता है कि बड़ा भाई शांत हो जाता, मर जाता है, यानी कि बड़े भाई की हो जाती है मृत्यु। अब भाभी कहाँ जाए, तो भाभी क्या करे, देवर से शादी कर ले। ये तमिलनाडु क्षेत्र, जो साउथ की अपन मूवियां देखते हैं ना, सबसे ज्यादा ये चीजें वहां पर देखने को मिलती है। छोटे भाई की बीवी की शादी बड़े भाई से, बड़े भाई की बीवी की शादी छोटे भाई से। लेकिन दोस्तों वो शादियां जो भी होती है वो मूवियां बहुत अच्छी मूवियां होती है, मतलब देखने से कुछ ना कुछ अपने को सीख मिलती है। उनकी परंपराओं को देखते हैं अपन, उसमें मामा बुआ के लड़के लड़कियों की हो जाती है, चाचा चाची के लड़कियों की हो जाती है, जिसके बाद में उनमें मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखाई देती है उस, अगर अपन साउथ की मूवियां देखते हैं तो। इनके विवाह इस प्रकार होते हैं, ये आपने देखे। दूसरा, ये कोई महत्वपूर्ण देवी देवताओं को भी देखते हैं। क्या देखते हैं, महत्वपूर्ण देवी देवता होते हैं इनके, जिनमें अपन मरही माता, इनकी एक देवी होती है जो माता होती है, जैसे कि हमारी देवी कौन सी, माँ बागेश्वरी भवानी कुल देवी, इस प्रकार इनकी कौन सी देवी होती है, मरही माता। दूसरा होती है बूढ़ी माता, यानी कि इनकी कोई बूढ़ी माता होती है। बूढ़ी माता क्या होती है, इनकी परंपराओं के अनुसार इनकी दादी माँ को एक दर्जा दिया जाता है कि बूढ़ी माता। दूसरा होता है दूल्हा देव, ये हमने और दूसरी जनजाति में भी देखा था, है ना। दूसरा होता है इंद्रदेव, ये क्या बोलते हैं, ये सबसे बदनाम देवता है। क्या, सबसे बदनाम और सबसे बलात्कारी देवता है। एक स्टोरी बताता हूँ इनके बारे में कि एक बार होता है क्या है, इंद्रलोक में एक अप्सरा रहती है, वो अप्सरा क्या बहुत सुंदर अप्सरा होती है। क्या होती है, इंद्रदेव की एक स्टोरी है, ये बहुत खतरनाक देवता भी है और बहुत, एक तरीके से मैं तो इसको बलात्कारी देवता ही बोलता हूँ। कोई हिंदू समुदाय का हो भाई गुस्सा ना करिएगा, इनका मैं एक प्रूफ बताता हूँ। ये होता है क्या है कि एक स्वर्गलोक की अप्सरा होती है, अप्सरा बड़ी सुंदर अप्सरा, बड़ी अद्भुत सुंदर, मतलब कि रानी पद्मावती से भी सुंदर। तो होता है क्या है कि वो धरती लोक पे विचरण करती है। अब जब धरती लोक पे घूमती है तो एक साधु, बड़े मेरे जैसे साधु होंगे कोई, बढ़िया तपस्या कर रहे हैं। अब तपस्या करते हैं तो होता है क्या है कि वो उनकी तपस्या भंग करने की प्रयास करती है। तो तपस्या तो उनसे भंग होती नहीं है, और वो गुरु जी के श्राप ले लेती है कि तुम जाओ, तुम बंदर की तरह हरकतें कर रही हो, तो एक अच्छी बंदरिया बन जाओ। तो अब भैया वो क्या होती है, एक बंदरिया बन जाती। लेकिन बंदरिया तो बनती है, पर ये सुंदर बंदरिया बनती है, मतलब इतनी सुंदर बंदरिया। तो इंद्र साला भूल जाता है। अब इंद्र भूल जाता है तो इंद्र को जब ऊपर से वो देखता है, वो तिनका बंदरिया और वो भी इतनी सुंदर, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब करना क्या पड़ेगा, अब ये क्या करता है, इंद्र धरती लोक पर आता है और उस बंदरिया के पीछे लग जाता है। तो होता है क्या है कि फिर उनसे क्या करता है, उस बंदरिया, जो वो अप्सरा बंदरिया बनी थी, उनसे अवैध संबंध बनाता है, यानी कि बलात् प्रेम का संबंध बनाता है। और उसी बलात् प्रेम से कौन सा एक पुत्र पैदा होता है, उस पुत्र का नाम होता है महाबली बाली। क्या आपने रामायण अगर देखी हो तो सुग्रीव और बाली 2 भाई थे। उसी बलात् प्रेम से अगर कोई पुत्र उत्पन्न होता है उस बंदरिया से, तो वो पुत्र कौन होता है, महाबली बाली, अंगद का पिता। उस बाली के अंदर इतना बल था कि स्वयं हनुमान जी भी उनके सामने जाने से कतराते। स्वयं भगवान राम ने भी उनको छुपकर मारा था।
यानी कि इतना बलिष्ठ योद्धा अगर कोई पुत्र था, ये इंद्र और उस बंदरिया का ही पुत्र था। आ गई बात समझ। तो ये थोड़ा बदनाम देवता है क्या, और इनको एक महत्वपूर्ण देवता भी माना जाता था। यानी कृष्ण, आपने देखा हो कृष्ण लीला, उसमें क्या करता है कि ये इसको इंद्र को बोलते थे वर्षा का देवता, यानी कि वरुण भी इसके अनुसार कार्य करता था, क्योंकि ये देवताओं का राजा होता था। एक बार कृष्ण भगवान से पंगा ले लेता है, भैया बहुत भयंकर बारिश करा देता है गोकुल में। अब कृष्ण भगवान को गुस्सा आती है, तो ये गोवर्धन पर्वत को एक अंगुली पर धारण करके बैठ जाते हैं पूरे गोकुल वासियों को। अब जब वो देखता है कि ये कौन है, अरे ये तो बड़ा दादा आदमी है, तो अब वो बोलता है कि अरे भाई माफ कर यार, मुझे थोड़ी पता था कि तुम हो दादा। तो वो कृष्ण भगवान से भी पंगा ले लेता, मतलब इस प्रकार का देवता है। दूसरा होती है इनकी एक माता होती है हुल्का माता। क्या नाम है? हुल्का माता। यानी कि इनके देवताओं के बारे में एक बार मैं बोलता हूँ, मराई माता, बूढ़ी माता, दूल्हा देव, इंद्र देव और हुल्का बाई। हुल्का बाई जैसे कि अपने समाज में ऐसा माना जाता है कि जैसे कि मीराबाई का जो योगदान रहा है, मीराबाई को जितना हम सम्मान से मानते हैं, इसी प्रकार इनकी भी तुलना हुल्काबाई, इनकी भी एक माता है जिनको मीराबाई के समान माना जा सकता है। लेकिन इनके समाज के लिए अच्छे काम किए, उन्होंने कृष्ण भक्ति के लिए काम किए, इस प्रकार हम समझ सकते हैं। अब ये तो अपनी एक, और इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे इनकी आजीविका। आजीविका मतलब इनका विशेष मुख्य तौर पर काम क्या होता है, ये वस्त्र बुनाई के काम करते हैं। यानी कि कपड़े बुनने का, पुरानी परंपराओं के अनुसार ये क्या करते हैं, कपड़े बुनने का काम करते हैं। और कपड़े बुनने का काम करने के कारण इनको बुनकर जनजाति भी कहा जाता है। कौन? पनिका जनजाति को कपड़े बुनाई करने के कारण या कपड़े बुनने के कारण इसको क्या कहा जाता है, बुनकर जनजाति भी कहा जाता है। और कबीरदास जी ने भी क्या किया है, क्या किया है कि कपड़े बुनते बुनते भगवान का इतना नाम लिया कि आज वो प्रसिद्ध है। क्यों? भगवान की भक्ति के कारण। और उनके भजन भी गाया जाता है, क्या लेके आयर बंदे, क्या लेके जाएगा, सब यही रह जाएगा। इस प्रकार के कुछ भजन वो गाते हैं। इस प्रकार ये पनिका जनजाति इति सिद्ध यहीं पर समाप्त होती है। दूसरे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमने लिए हैं जो मध्य प्रदेश जीके के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। जैसे कि पहला तथ्य क्या है, राज्य जनजाति संग्रहालय कहां पर स्थित है, तो राज्य जनजाति संग्रहालय भोपाल में स्थित है। दूसरा पॉइंट बनता, बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कहां पर है, तो बादल भोई आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़े में स्थित है। ये वो महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा सीधे सीधे तौर पर पूछ लेती है। अब हम क्या करेंगे, जनजातियों में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी क्या पढ़ाते चलेंगे या अपन कवर करवाते रहेंगे टाइम टाइम पर। दूसरा, आदिवर्त संग्रहालय कहां पर स्थित है, आदिवर्त संग्रहालय खजुराहो में स्थित है। दूसरा, कोरकू सामुदायिक रेडियो विकास केंद्र कहां पर है, या कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र कहां पर है, खंडवा में। दूसरा पॉइंट बनता है, भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र कहां पर है, भावरा अलीराजपुर में। ये मध्य प्रदेश का पहला ऐसा रेडियो केंद्र था, रेडियो सामुदायिक केंद्र। तीसरा बनेगा भारिया सामुदायिक रेडियो केंद्र, भारिया सामुदायिक रेडियो केंद्र है बिजोरी छिंदवाड़ा में। तीसरा, शहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र कहां पर है, शहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र श्योपुर में। कहां पर है? श्योपुर में है। आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई, आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग की स्थापना 1965 में हुई थी, यानी कि 1965 में हुई थी। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, जैसे कि हमने जनजातियों पर, पहले तो इन पर दृष्टि डालो आप। जहां पर इस जनजातियों का क्षेत्र आता है मध्य प्रदेश के नक्शे में, वहीं का एक जिला इनका क्या सामुदायिक केंद्र बना है, रेडियो सामुदायिक केंद्र बना। इसी प्रकार हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे थे जनजातियों में, जैसे कि श्रृंगार प्रिय जनजाति, गहना प्रिय जनजाति, गुदना प्रिय जनजाति। तो हम इनमें क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो उस कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे कि श्रृंगार प्रिय जनजाति, श्रृंगार प्रिय जनजाति बंजारा जनजाति होती। कौन सी जनजाति है? बंजारा जनजाति। और अभी हमने बंजारा जनजाति को नहीं पढ़ा है, अगले वीडियो में हम, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर हमें याद रखना है कि बंजारा जनजाति की महिलाएं अति सुंदर होती है, इसलिए सबसे ज्यादा श्रृंगार को पसंद करती है, श्रृंगार करती है। और इनका एक वो भी होता है, मेरा टाड़ा, कुछ ऐसा बोला जाता है। तो हम क्या देखेंगे कि श्रृंगार प्रिय, सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय कौन सी जनजाति है? बंजारा जनजाति है। एक मूवी भी है बंजारा, उसको देखना, उसमें कितने अच्छे से बताया गया है। दूसरा है गुदना प्रिय, सबसे ज्यादा अगर टेटू बनवाने या गुदना गुदवाने का काम करती है
तो बेगा और गोंड जनजाति सर्वाधिक गुदना प्रिय जनजाति है। अब सर गहना प्रिय जनजाति, सर्वाधिक गहना कौन धारण करते हैं? तो भील जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो सर्वाधिक मात्रा में चांदी के आभूषण धारण करती है। इसी के साथ ये वीडियो यही समाप्त होता है। मैं हिस्ट्री वाला आप सभी से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।